बाबा अमरनाथ भगवान शिव के अनंत ज्योतिर्लिंगों में से एक और भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा। बाबा अमरनाथ की यह गुफा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह यात्रा सृष्टि के कण कण में बसे भगवान शिव के अनुपम सौंदर्य के दर्शन करवाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा अमरनाथ यात्रा के इस सीरीज को और करते हैं दर्शन बाबा बर्फानी के। अमरनाथ यात्रा की इस सीरीज में आप देखेंगे कि पहलगाम वाले रूट से बाबा अमरनाथ की गुफा तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कहां ठहरा जा सकता है और इस यात्रा का कितना खर्च आता है। इस सीरीज में आपको हर एक डिटेल दी जाएगी जो यात्रा के लिए ज़रूरी है, तो बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको भारत के किसी भी कोने से जम्मू पहुंचना होगा। जम्मू भारत के बाकी हिस्सों से रेलवे नेटवर्क, बस नेटवर्क और एयरवेज से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जम्मू रेल से आराम से पहुंच सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद में हम निकल पड़े भगवती नगर बेस कैंप के लिए, जहां से यात्रा की शुरुआत होती है। अमरनाथ यात्रा के लिए हमने पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेना काफ़ी सुविधाजनक रहता है। यहाँ आकर हमने सबसे पहले अपनी RFID कलेक्ट की, जो कि सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी यात्रा के दौरान इसी RFID से हमें ट्रेस करती रहती है ताकि किसी भी अनहोनी से हमें बचाया जा सके। यह है भगवती नगर बेस कैंप का नज़ारा, जहाँ पर लोग बसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी समय है सुबह के 4 बजे और सुबह 4 बजे पहलगाम के लिए, बालटाल के लिए बसेज शुरू हो जाती है। आपको बता दूं कि बसों की बुकिंग आपको एक दिन पहले ही करवानी होगी। अब हम आ चुके हैं बस स्टैंड पर, जहां से बसों का काफ़िला पहलगाम के लिए रवाना होगा। अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो भी आप इस काफ़िले में शामिल हो सकते हैं। इस काफ़िले के बीच बीच में और दोनों तरफ सुरक्षा एजेंसियां अपनी गाड़ियां लेकर चलती है ताकि यात्रियों की सुरक्षा की जा सके। बेस कैंप के आसपास आपको कई सारे लंगर मिल जाएंगे, जहां पर भक्त प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से लोग आकर लंगर लगाते हैं। सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारा काफिला पूरी सुरक्षा के साथ पहलगाम के लिए रवाना हो चुका है। गवर्नमेंट द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए काफ़ी शानदार सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। सुबह के 10-11 बजते बजते हम कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। भक्तों के चाय नाश्ते और भोजन के लिए यहाँ पर इंडियन फोर्सेज ने हमारी बसेज एक लंगर के सामने रोक दी है, जहाँ पर भक्तगण प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लंगर करने के दौरान भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। कई टनल्स को पार करते हुए हमारी बसेज आगे बढ़ रही हैं। कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश करते ही आपको ठंडक महसूस होने लग जाएगी और जम्मू की उमस भरी गर्मी से राहत मिल जाएगी। ऋषि कश्यप द्वारा बसाए गए और धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की कुछ झलकियाँ आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। मौसम काफ़ी सुहाना हो चला है और हमारी बसेज को एक और लंगर के आगे रोक दिया गया ताकि यात्री भोजन कर सकें। हम भी अपनी बस से उतरकर प्रकृति के इन शानदार नज़ारों का आनंद लेने लगे। कुछ ज़्यादा ही आनंद लेने के कारण हमें भूख लगने लगी और हम निकल पड़े भोले बाबा का प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद पंडाल का चक्कर लगाने पर हमने देखा कि यहाँ पर लंगर लगाने वाले श्रद्धालुओं की कितने सच्चे मन से सेवा करते हैं। यहाँ पर VIP लंगर भी भक्तों द्वारा लगाया जाता है। पेट भरने के बाद में हमने देखा कि ये जो आराम से बैठकर हम पेट भर रहे थे, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ इंडियन आर्मी के कारण ही संभव था। हमारी भारतीय सेना के कारण ही हम कश्मीर में आकर यहाँ पर आराम से भोजन कर रहे थे। भारत सरकार द्वारा इस यात्रा के लिए बहुत ही शानदार सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाते हैं। पूरे रूट पर CRPF को तैनात किया जाता है। एक गंभीर नागरिक की तरह सुरक्षा का जायजा लेने के बाद में मैं जाकर अपनी बस में बैठ गया। इन कश्मीरी ड्राइवर भाई साहब के साथ गप्पे लड़ाते हुए अचानक हमें पता चला कि जिस सुरंग से हम गुजर रहे हैं वो 15 किलोमीटर लंबी है। जैसे ही हमने उस टनल को पार किया, हमें कश्मीर के शानदार नज़ारे देखने को मिलने लगे। केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर के विकास के लिए
काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ की रोड्स के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पूंजी कश्मीर में आई है। काफ़िले की इस यात्रा के दौरान हर 50 मीटर पर आपको एक कमांडो खड़ा दिखाई दे जाएगा। हाईवे की तरफ खुलने वाली हर गली के कॉर्नर पर एक जवान खड़ा किया जाता है। 10-12 घंटे के लंबे और थकान भरे सफ़र के बाद में हम पहुंच चुके हैं कश्मीर के पहलगांव में। इसे प्राचीन काल में बेल गांव कहा जाता था, जहां पर कथा के अनुसार भगवान शिव ने अमरनाथ जाने से पहले बेल को यहां पर छोड़ा था। यह है पहलगांव का नूनवानी बेस कैंप। बोल शंकर भगवान की जय। पहलगांव बेस कैंप में एंटर करने से पहले कई लेयर्स में हमारी सुरक्षा जांच की गई। हमें और हमारे बैग्स को अच्छी तरह से स्कैन करने के बाद में ही हमें कैंप के अंदर जाने की अनुमति मिली। एंट्री गेट से बेस कैंप तक पहुंचने के लिए एक सिक्योरिटी रूट बनाया गया है, जिसके दोनों तरफ आप जालियां देख सकते हैं। इन जालियों को किसी भी हमले को रोकने के लिए और यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, क्योंकि यात्रियों पर पहले भी आतंकवादी हमले हो चुके हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कैंप के अंदर आते ही हमने सबसे पहले लंगर का प्रसाद खाया। इसके बाद नहा धोकर निकल पड़े बेस कैंप का निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण के दौरान भारतीय ध्वज को देखकर हमारा सीना चौड़ा हो गया। बेस कैंप में ही हमें जवानों से पता चला कि हम बेस कैंप से बाहर जाकर पहलगांव भी घूम सकते हैं, लेकिन रात के 8 बजे से पहले हमें वापस कैंप आना होगा। फिर क्या था, हम निकल पड़े पहलगांव का भ्रमण करने के लिए। कश्मीर की गलियों में सीना चौड़ा करके घूमने का आनंद ही अलग है। हम टहलते टहलते निकल पड़े पहलगांव नदी की तरफ, जिसे लोकल लैंग्वेज में लिद्दर नदी भी कहा जाता है। ये शानदार नज़ारे देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कश्मीर को स्वर्ग क्यों कहा जाता है। मेरी कश्मीर की यह पहली यात्रा है और पहली बार मैं कश्मीर आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ के हर एक पल को जी लेना चाहता हूँ। यहाँ के हर एक नज़ारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हूँ। रास्ते में कई खच्चर भी दिखाई दिए, जो शायद अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ के लोग पालते हैं, और इस सीज़न के दौरान यहाँ के लोगों की इन्हीं खच्चरों से कमाई होती है। यह है पहलगांव सिटी का सेंट्रल पॉइंट या लोकल मार्केट। पहलगांव कश्मीर का एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन ये काफ़ी सुंदर है। चारों तरफ प्रकृति के नज़ारे, शानदार हिमालय के पहाड़, ठंडा और सुहावना मौसम पहलगांव को 4 चांद लगा देता है। पहलगांव मार्केट के ऊपर ही आपको बर्फ़ की चोटियां भी दिखाई देने लग जाएंगी। अगर आपको स्विट्ज़रलैंड या किसी यूरोपियन कंट्री में घूमने के लिए जाना है, तो वहाँ जाने की बजाय आप पहलगांव आ जाइए, क्योंकि ये भी यूरोपियन कंट्रीज से कम नहीं। पहलगांव में टहलते हुए हमने पहलगांव की सुंदरता को देखा, यहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया, यहाँ के खुशनुमा मौसम को फील किया। लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद में अब हम आ चुके हैं गौरी शंकर महादेव मंदिर, जो कि बेस कैंप से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है। यह पहलगांव का काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जिसे हाल ही में रेनोवेट किया गया है। इस मंदिर के पुजारी जम्मू से यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बिल्कुल पहाड़ी शैली में बनाया गया है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद में मन तृप्त हो गया। पहलगांव के लोकल मार्केट में घूमते हुए आपको बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड या किसी यूरोपियन कंट्री की फील आएगी। ये फील लेने के बाद में हमें पता चला कि नदी के उस पार एक और प्राचीन मंदिर है भोलेनाथ का। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और ऊपर पहुंचने के बाद में आपको पहलगांव दिखाई देगा। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, लगभग 1200 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है, जिसे कश्मीर के तत्कालीन राजाओं ने बनवाया था। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं।
कश्मीर के सबसे पुराने इतिहास ग्रंथ राजतरंगिणी में भी इस मंदिर का जिक्र आता है। मंदिर की वास्तुशैली बिल्कुल पहाड़ी मंदिरों की तरह ही है। मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण का कार्य करके और बगीचे लगाकर इसको रेनोवेट किया गया है। मंदिर के ठीक सामने एक जल का कुंड है जिसका पानी काफ़ी पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इस पानी का सोर्स आज तक पता नहीं चला। मंदिर का ध्यान से आकलन करने पर आपको पता चल जाएगा कि इस मंदिर को एक समय में तोड़ दिया गया था और इसे वापस रेनोवेट किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शंकर विराजमान हैं और उनके साथ कई अन्य देवी देवता भी गर्भगृह में आप देख सकते हैं। तो हर हर महादेव भक्तों सुप्रभात। सुबह के बजे हैं 6 और अभी जा रहे हैं जो गेट नंबर 2 है नूनवान बेस कैंप का चंदनवाड़ी की तरफ। जल्दी सुबह हम बेस कैंप से निकल चंदनवाड़ी की ओर जाने वाली टैक्सी पकड़ने के लिए निकल पड़े और बाबा की कृपा से मौसम भी काफ़ी सुहावना हो चला था। बेस कैंप से निकलते ही आपको 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चंदनवाड़ी के लिए टैक्सी मिल जाएगी। चंदनवाड़ी गेट वो जगह है जहाँ से अमरनाथ यात्रा की ऑफिशियल या कहें कि पैदल यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी में आपको भोजन नाश्ते के लिए काफ़ी सारे लंगर मिल जाएंगे जहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण करके अपनी यात्रा शुरू कर दें। भोलेनाथ की कृपा से यात्रा शुरू करते ही मौसम काफ़ी सुहावना हो चला है और यात्रा करने में भी काफ़ी आनंद आने वाला है। चंदनवाड़ी से थोड़ा सा ऊपर आते ही आपको शानदार नज़ारे दिखाई देंगे और बादल पहाड़ों के ऊपर उतरते हुए दिखाई देंगे। जय बोलेगी, हर हर महादेव। अगस्त का महीना होने के कारण अभी मानसून है और आप देख सकते हैं ऐसा लगता है कि बादलों के ऊपर हम आ चुके हैं। हम वैसे काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं लेकिन बादलों के कारण आपको ऊंचाई और पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे होंगे। यात्रा के दौरान मैंने देखा कि एक 80 से 90 साल की महिला भी बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जा रही है। नमन करता हूँ इनकी हिम्मत को, इनकी भक्ति को। जो लोग युवा होकर भी खच्चर पर बैठकर जाते हैं उनके लिए भी ये एक सबक है। तो भक्तों अब हम फिलहाल उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां पर बादलों ने पूरे हिमालय को ढक लिया है और हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे ये कोहरा, ये बादल बढ़ते जाएंगे। चंदनवाड़ी के बाद में पहला पड़ाव आता है पिस्सू टॉप। पिस्सू शब्द बिच्छू से ही अपभ्रंश होकर बना है। माना जाता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा जाने से पहले बिच्छू को यहीं पर छोड़ दिया था, इसीलिए इस जगह को पिस्सू टॉप कहा जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तों भोले के धाम का नज़ारा बहुत शानदार है। पीछे बहुत ही सुंदर झरना बह रहा है, लेकिन साथ ही इस तरह पीछे देखिए लोगों ने गंदगी कर रखी है। यहाँ पर भोले के धाम आते हैं और यहीं पर गंदगी करके जाते हैं। भगवान शिव 5 तत्वों को नियंत्रण रखते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। उसी पृथ्वी को, इसी जल को जो अपने आप को भक्त कहते हैं वो गंदा कर रहे हैं और गंदगी यहाँ फैला रहे हैं। बाबा अमरनाथ की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव को अमर कथा सुनाने के लिए कहा, जिसे सुनकर व्यक्ति अमर हो जाता है। भगवान शिव अमर कथा सुनाने के लिए हिमालय की तरफ चले जाते हैं ताकि कोई और इस कथा को ना सुन सके। जब वह वर्तमान गुफा की तरफ बढ़ते हैं तब वह अपने बैल को पहलगांव में, मस्तक के चंदन को चंदनवाड़ी में, कानों के कुंडल रूपी बिच्छुओं को पिस्सू टॉप पर और शेष नाग को शेषनाग
झील में छोड़ देते हैं। इसके बाद अमरनाथ गुफा में पहुंचकर भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार गुफा में मौजूद कबूतर का जोड़ा भी अमर कथा सुनकर अमर हो जाता है। हिमालय की ऊंचाइयां आपको हैरान कर देंगी और इसी हिमालय में हमारा भारतीय ध्वज शान से लहरा रहा है। अमरनाथ यात्रा के हर पड़ाव पर आपको भक्तों द्वारा लगाए गए लंगर मिल जाएंगे। लंगर भी साधारण नहीं बल्कि वीआईपी वाले। दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक नज़ारों को देखने के शौकीन हैं तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप पहलगाम वाले रूट से ही बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाएं, क्योंकि इस रूट पर आपको काफ़ी शानदार प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। भले ही ये रूट थोड़ा लंबा है लेकिन प्रकृति प्रेमियों के लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं दूसरा बालटाल रूट में आपको ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं अपने चौथे पड़ाव यानी शेषनाग झील के पास में। सामने ही आप शेषनाग लेक को देख सकते हैं। इस लेक की खूबसूरती और इसके पानी का रंग काफ़ी सुंदर है। बाबा अमरनाथ की कथा के अनुसार भगवान शिव जब अमरनाथ गुफा की तरफ चले तब उन्होंने शेषनाग को इसी झील में छोड़ दिया था। मैंने अपने ट्रैवल जर्नी में आज तक इतनी सुंदर झील कभी नहीं देखी। भगवान शिव के द्वारा रचित प्रकृति का ये सौंदर्य अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। चारों तरफ हिमालय के पर्वत शिखरों से घिरी इस झील का सौंदर्य शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। शेषनाग झील के काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर होने के कारण ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाती है। उसके कारण हरियाली भी काफ़ी कम हो जाती है और बंजर ज़मीन आपको दिखाई देने लग जाती है। साथ ही शेषनाग लेक पहुंचने के बाद आपको बर्फ़ की चोटियां दिखाई देने लग जाएंगी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे और जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड का एरिया आ रहा था वैसे ही मौसम परिवर्तन भी हो रहा था। शेषनाग झील से आगे निकलते ही मौसम बदलना शुरू हो गया और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालय की तुलना में कश्मीर क्षेत्र में मौजूद हिमालय की चोटियाँ काफ़ी ज़्यादा खुली खुली हैं और पहाड़ों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। देखिए वहाँ महाराज बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मौसम भी बदल रहा था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। पहाड़ों पर अटखेलियाँ करते ये बादल, ये सुंदर झरने, ये नदियाँ और ये हरियाली, ये स्वर्ग से बिल्कुल भी कम नहीं है। कश्मीर में आने के बाद में आपको पता चलेगा कि इसे धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। हमारे भारत का ये महान कश्मीरी क्षेत्र स्विट्ज़रलैंड और यूरोप के कई हिल स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। विदेशों को छोड़कर भारत में ही घूमना चाहिए। शेषनाग झील के बेस कैंप से आगे बढ़ने के बाद में हम पहुंच चुके हैं मामूल बेस कैंप और यहां पर आप देख सकते हैं कि वीआईपी भंडारे लगे हुए हैं। यहां पर आपके संयम की परीक्षा भी होती है कि आप इस माया में फंस जाते हैं या बाबा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद में जैसे ही हम आगे बढ़े अचानक बारिश शुरू हो गई। हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। बारिश के शुरू होते ही मैंने रेनकोट निकाल कर पहन लिया ताकि बारिश से बचा जा सके।
जैसे ही हमारी यात्रा चढ़ाई से ढलान की तरफ बढ़ने लगी, वैसे ही मौसम भी ठीक होने लग गया और सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए। एमजी टॉप से आगे यात्रा काफ़ी आसान हो जाती है क्योंकि आगे 15-20 किलोमीटर की ढलान है। पोसपत्री बेस कैंप तक आपको जल्द से जल्द पहुंचना होता है क्योंकि 6 बजे के बाद में वहां से आगे नहीं जाने दिया जाता। अगर आप 6 बजे से पहले पोसपत्री को पार कर लेते हैं तो आप पंचतरणी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप शेषनाग या आगे पोसपत्री में स्टे कर सकते हैं। हिमालय की ऐसी चमकदार चोटियां मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर मौजूद हैं। वाह बोले तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। ये सब जो पहाड़ है उसकी पूरी छाया आ रही है। भोलेनाथ। क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान। कहाँ रहते हो आप? खेड़ा। खेड़ा में ना? पढ़ते हो क्या? कौन सी क्लास? कौन सी क्लास? फर्स्ट में? एबीसीडी आती है? बोलो थोड़ी सी। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या बनना? एक ही लाए थे, वो आपको दे दिया। क्या बनना चाहते हो आगे? कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनना है? क्यों? ये छाता मुझे दे दो। तो हम क्या करेंगे फिर? आगे ठंड पड़ेगी तब। छाता ले लोगे तो फिर हम क्या करेंगे बताओ? एक ही छाता है। दो नहीं है छाता, एक ही है। हम दोनों ऐसे करके ये इनमें नीचे आ जाते हैं। बिस्कुट एक ही लाए थे क्योंकि रास्ते में खाने के लिए बहुत है, तो लाए नहीं हम लोग, है ना? तो कुछ बनना नहीं है तुझे? कुछ मैनेजर? हाँ, ऐसे बढ़िया बढ़िया है। नहीं, कुछ ना कुछ बनेगी मैनेजर। अब हर चीज़ थोड़ी पता होगी किसका मैनेजर बनना है। मैनेज करे कुछ ना कुछ है। कंपनी में लगना, बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है। हाँ? और बिस्कुट ले लेना बाद में, गाँव जाए तो भी। ठीक है। हमारे पास इतना ही है। ये कितना है? कितना है? ये बहुत सारा है। मैंने गिना नहीं, तू गिन लेना, ठीक है? 15-20 है। कहते हैं ना तेरे को, 1 2 3 4। पैसा कितना है? लगा दे कुछ। ये दो बिस्किट आएगा इससे, और ये पैसे से 2 बिस्किट 10 आएगा। के? हाँ, ऐसे पता सब है तेरे को। चल। और बेटा कैसे हो? क्या नाम है आपका? ये लो बढ़िया। सुफाइरा। क्या बात है। पढ़ाई करते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड। कौन, सेकंड में? अरे वाह। एबीसीडी आती है आपको? एबीसीडी आती है आपको? जरा बोलना एबीसीडी। अरे वाह, ओके। दोस्तों, हमें ये जो मासूम भोले भाले कश्मीरी बच्चे मिले थे, ये लोग यहीं पर भेड़ वगैरह चराते हैं अपने माँ बाप के साथ में। इस तरफ देखिए भक्तों, ये झरना जमा हुआ है। ऊपर परत जो है वो पूरी बर्फ़ की जमी हुई है। नीचे से झरने का पानी निकल रहा है भाई साहब। ये है प्रकृति का नज़ारा। और सामने आपको स्नो दिखाई दे रही होगी, और कुछ स्नो के टुकड़े भी नीचे आकर गिर गए, आप देख सकते हैं, टूट टूट कर। और ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है। भारत के मुकुट हिमालय के इस शानदार नज़ारे को देखकर कौन भाव विभोर नहीं हो जाएगा। इस दृश्य का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो मेरे भाइयों और बहनों, सामने आपको पंचतरणी दिखाई दे रही होगी, और हम पहुंच चुके हैं पंचतरणी, जहां पर भगवान शिव ने 5 तत्वों को छोड़ा था। पंचतरणी अमरनाथ यात्रा का सबसे अंतिम बेस कैंप है। पंचतरणी के आगे सीधा आप अमरनाथ गुफा पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप पंचतरणी में प्रवेश करेंगे, भगवा पताकाएं आपका स्वागत करेंगी। यहाँ पर आपको भक्तों के लगाए कई लंगर भी मिल जाएंगे। वहीं रही स्टे करने की बात, तो यहाँ पर प्राइवेट कैंप्स भी आपको मिल जाएंगे। वहीं आप भंडारे में भी रुक सकते हैं।
ओ जी भाई साहब, क्या नज़ारा है। सामने देखिए, पूरा मैदानी एरिया सा लग रहा है। बाकी ये पूरी नदी है, पूरी भर जाती है शायद ज़्यादा पानी आने पर। और नज़ारा बहुत ही शानदार, पूरी घास ही घास उगी हुई है। और पंडित जी महाराज जा रहे हैं पंचतरणी की तरफ। हम पिछली रात को पंचतरणी पहुंच चुके थे और वहां पर भंडारे में ही हमने रुकने का निश्चय किया। वहीं पर भोजन करने के बाद में सुबह उठकर हम अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ चले। भक्तों द्वारा यात्रियों के लिए ठहरने की और खाने की व्यवस्थाएं निःशुल्क की जाती है। अगर भंडारे में ज़्यादा भीड़ ना हो तो आपको सोने के लिए जगह आराम से मिल जाएंगी। वही भंडारे वाले ही आपको आधार कार्ड जमा करके सोने के लिए बिस्तर भी दे देते हैं। समय हुआ है 7:15 और आप इन जल धाराओं को देख सकते हैं जो कि नाग का आकार बनाती है। और इन जल धाराओं के पीछे बर्फ़ से ढके हिमालय पर्वत को भी आप देख सकते हैं। अमरनाथ जाने वाले रास्ते में आपको छोटे छोटे ग्लेशियर भी दिखाई देंगे। बाबा अमरनाथ गुफा की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर आपको जगह जगह बर्फ़ भी दिखाई देगी जो कि रास्तों में जमी हुई है। और यहाँ पर यात्रीगण फ़ोटोशूट भी करवा रहे हैं। लोगों को फ़ोटोशूट करवाते देखकर मेरा भी ज़रा मन हो गया कि छोटा सा वीडियो मैं भी बनवा लेता हूँ। जैसे ही इस हिमखंड के नज़दीक गया, एक ठंडी लहर शरीर को आर पार कर गई। अभी यहाँ का तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस है और ये बर्फ़ तगड़ी जमी हुई है। आप इसे हाथ से कुरेद नहीं सकते हैं। अगर मैं अपने डंडे से इसको फोड़ने की कोशिश करूँगा तो ये बिल्कुल भी इस पर असर नहीं हो रहा है। बाकी मेरी तरह हर यात्री की आदत है यहाँ पर आकर बर्फ़ में अंगुली करने की। अगर ऐसा ना करें तो यात्रा अधूरी सी लगती है। ये बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल भी अंगुली वंगुली कुछ भी नहीं जा रही। पीछे की तरफ थोड़ी सी सॉफ्ट है और अच्छी तरह से ठोस जमी हुई है। और सामने भी बर्फ़ है, इस दोनों तरफ आप देख सकते हैं बर्फ़ जमी हुई है। पंचतरणी से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी, जहां MG टॉप बेस कैंप से लगभग 10 से 11 किलोमीटर काफ़ी ढलान है और यात्रा करने में काफ़ी सुविधा रहती है। वहीं आप पंचतरणी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये चढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। अमरनाथ यात्रा के जुलाई-अगस्त महीने में होने के कारण इस समय नज़ारे काफ़ी शानदार दिखाई देते हैं। बादल पहाड़ों पर अटखेलियाँ करते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि शिव की प्रकृति हमारा स्वागत कर रही है। दोस्तों, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये बालटाल की तरफ से आता है और आगे जाकर पहलगांव वाले मार्ग से मिल जाता है। भक्तों, सामने जो आपको गुफा दिखाई दे रही है वही है बाबा अमरनाथ की गुफा। हमारे गंतव्य तक हम पहुंच चुके हैं और अमरनाथ गुफा के पास वाले इस रास्ते पर आपको काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ दिखाई देगी। आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद में और लंबी यात्रा के बाद में बाबा अमरनाथ के धाम पहुंच चुके हैं। तीन 4 दिन के लंबे सफ़र के बाद में और कई पड़ावों को पार करने के बाद में अब जल्द ही बाबा अमरनाथ से भेंट होने वाली है। नीचे नदी का पानी देखिए, बर्फ़ के नीचे से आ रहा है और इसके सोर्स का कोई पता नहीं है। भारतीय ध्वज को देखते ही दिल बाग बाग हो जाता है। यह है बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा जिसमें भगवान शिव बर्फ़ के शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं और मेरा कई सालों का सपना पूरा भी होने वाला है।
तो चलिए करते हैं भोलेनाथ के दर्शन। तो बक पीछे आप बाबा अमरनाथ के दरबार को देख सकते हैं। पीछे वाली गुफा वहाँ दर्शन करके आ गए हैं और अभी वापस बालटाल वाले रास्ते से नीचे उतरेंगे। तो जी भक्तों, बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के बाद में अब समय हो चुका है वापसी का। स्वर्ग से भी सुंदर इस धाम को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा, गला भर गया है, लेकिन क्या करें, संसार में वापस जाना पड़ेगा अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। और आशा है कि बाबा अमरनाथ एक बार फिर से अपने दर्शन के लिए बुलाएंगे। सामने देखिए ऊंचे हिमालय पर पाया जाने वाला एक अलग ही तरह का प्राणी हमें दिखाई दे रहा है। अगर आपको पता है कि ये कौन सा जानवर है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। फ़िलहाल तो पता नहीं है कि ये चूहे जैसा दिखने वाला बड़ा सा जानवर किस प्रजाति का है या इसे क्या कहते हैं। देखिए ये ऊपर की तरफ वापस जा रहा है। सामने देखिए बर्फ़ का बड़ा ग्लेशियर है और नीचे जैसे खच्चरों का मेला सा लगा हुआ है। एक बार फिर से बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लीजिए। बालटाल वाले रास्ते में जो नदी है वो पूरी तरह से जमी हुई है। ये है बालटाल वाला रास्ता जहाँ पूरी ढलान है। आप देखिए ये नदी नीचे से कितनी खोखली है, नीचे पानी चल रहा है, ऊपर नदी जमी हुई है। दोस्तों ये है काली माता। बालटाल वाले रास्ते में आपको काली माता की आकृति दिखाई देगी जो कि प्रकृति से यानी पहाड़ों से निकली हुई है। और सामने आप देख सकते हैं बाबा अमरनाथ की गुफा जो कि स्पष्ट दिखाई दे रही है। मौसम ख़राब हो चला है और हमें जल्द से जल्द बालटाल पहुंचना होगा। सामने वाला रूट है पहलगांव वाला। गुफा के पास से आने वाली नदी पूरी तरह से जमी हुई है। चाहे बालटाल वाला रूट हो या पहलगांव वाला, हमारे CRPF के जवान यात्रियों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद खड़े दिखेंगे। सैल्यूट है ऐसे वीर जवानों को। बालटाल वाले रास्ते से जैसे ही आप गुफा के नज़दीक पहुंचने लगेंगे आपको काफ़ी सारी लोकल दुकानें नज़र आएंगी। बालटाल वाले रूट के पास में आपको हेलीपैड भी दिखाई देगा जहां पर यात्रियों को दर्शन करने के लिए लाया जाता है। 14 किलोमीटर वाले बालटाल वाले इस रूट में हम 4 किलोमीटर पार कर चुके हैं। यहाँ पर पैदल चलने वालों और खच्चर वालों का रास्ता अलग अलग कर दिया जाता है। सामने जो पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हाइट कहा जाता है। हमने गोमुख में भी ऐसे पीली चोंच वाले पक्षी देखे थे। नीचे जो नदी आपको दिखाई दे रही है ये आगे जाकर झेलम नदी से मिल जाती है। इस नदी का बहाव देखिए कितना तेज है और बर्फ़ के चट्टान के नीचे से इसका पानी आ रहा है। यहाँ पर हिमालय के काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण ऑक्सीजन की कमी है और इस कारण आपको यहाँ घने जंगल भी दिखाई नहीं देंगे। चीड़, देवदार, भोजपत्र जैसे पेड़ यहाँ नहीं पाए जाते हैं। यहाँ देखिए हाइट बर्ड अपना घोंसला बना रहे हैं। थोड़ी देर ऊपर नीचे वाले ट्रैक से गुजरने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ सीधा स्लोप है। यहाँ पर आपको आराम से चलना होगा। यहाँ पर अगर आप दौड़ने की कोशिश करेंगे तो आप ब्रेक भी नहीं लगा सकते हैं। कई यात्री नंगे पैर आते हैं और नंगे पैर ही जाते हैं। जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई कम होती जाएगी आपको घने जंगल और पेड़ दिखाई देने लग जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाता है।
इस तरह की खड़ी चढ़ाई होने के कारण इस रूट को काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है। ऊपर की तरफ आपको जंगल दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाएंगे आपको जंगल और पेड़ नज़र आने लग जाएंगे। कितना विशाल हिमखंड है। ऊपर घना जंगल है, झरना बह रहा है, नीचे है विशाल ग्लेशियर और ग्लेशियर के नीचे बह रही है नदी। इस पत्थर को देखिए, छोटे से पत्थर पे टिका हुआ है और जिस पे टिका हुआ है वो भी टूटने वाला है। यह है घोड़ा पड़ाव, जहाँ पर घोड़ों को पानी पिलाया जा रहा है। इस समय हम पहुंच चुके हैं अमरनाथ यात्रा के अंतिम चरण की ओर और ये है डोमाइल बेस कैंप। जय बाबा बर्फानी भक्तों, बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के बाद में हम आ चुके हैं बालटाल। कश्मीर क्षेत्र के गांदरबल ज़िले में मौजूद इस बालटाल कस्बे से अमरनाथ गुफा की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर रह जाती है। पहलगाम रूट से अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए निकलने वाले लोग ज़्यादातर इसी बालटाल रूट से ही वापस नीचे उतरते हैं और हमने भी वही किया। बालटाल में उतरने के बाद में सबसे पहले हमने पेट पूजा के लिए भंडारे की ओर रुख किया। पेट पूजा करने के बाद में हम निकल पड़े बालटाल की सैर करने के लिए। सामने आप देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ रोड है वो जाती है लेह लद्दाख की तरफ और नीचे की तरफ ऑल वेदर रोड के तहत यहाँ पर सुरंग बनाई जा रही है कनेक्टिविटी के लिए। सामने दिख रहे पहाड़ों के पीछे है पीओके का बॉर्डर जो कि यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है और इस तरफ रोड जाती है कारगिल की ओर। यह है बालटाल कस्बे का छोटा सा मार्केट। यह है खूबसूरत बालटाल कस्बे का पूरा नज़ारा और सामने आप देख सकते हैं कि पूरी टेंट सिटी यहाँ पर बसी हुई है और उसी के पीछे लेह लद्दाख की कनेक्टिविटी के लिए बनने वाली सुरंग तैयार हो रही है। बालटाल पहुंचते ही सबसे पहले हमने जम्मू के लिए बस की टिकट ली जो कि लगभग 655 रुपये की पड़ी। इसके बाद में समय होने के कारण हम निकल पड़े बालटाल मार्केट की सैर करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की मालाएं भी बेची जा रही है। हम यह नहीं कह सकते कि ये असली है या नकली, लेकिन यहाँ पर दावा असली का ही किया जा रहा है। मार्केट में जगह जगह पर लोकल कश्मीरियों ने यहाँ के फल फ्रूट की दुकानें भी लगा रखी हैं। आप मक्की का आनंद भी ले सकते हैं। यह है बालटाल का हेलीपैड एरिया जहाँ से अमरनाथ गुफा के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। ONGC का प्राइवेट हॉस्पिटल भी यहाँ मौजूद है। यहाँ बोर्ड्स पर मोस्टली उर्दू का ही प्रयोग किया जाता है। बालटाल मार्केट में घूमते घूमते हम निकल पड़े बालटाल नदी की तरफ जो कि बालटाल कस्बे में बहती है और इसका नाम इस कस्बे के ऊपर ही रखा गया है। इस नदी का उद्गम अमरनाथ गुफा के पीछे मौजूद ग्लेशियर्स से होता है। बालटाल बेहद ही खूबसूरत और प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ कस्बा है।
जब इस नदी के तट पर मैं पहुंचा, तब मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी वर्जिश कर ली जाए और थोड़ा व्यायाम कर लिया जाए। इन सुंदर प्राकृतिक नज़ारों के बीच में, प्रकृति की गोद में सूर्य नमस्कार करने का आनंद ही अलग है। मैं योग व प्राणायाम को प्रमोट करने के लिए ऐसी प्रसिद्ध जगहों पर और यूनिक जगहों पर सूर्य नमस्कार करता हूँ। सूर्य नमस्कार व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और ये सभी व्यायामों का राजा है। व्यायाम करने के बाद में अब समय हो गया है प्राणायाम करने का। नदी का तट, चारों तरफ घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हिमालय की गोद, ऐसी शांति कि अपने आप किसी की भी समाधि लग जाए। ऐसे मौक़ों पर कभी भी चूकना नहीं चाहिए और इन प्राकृतिक नज़ारों का भरपूर आनंद लेना चाहिए और इस शांति को अनुभव करना चाहिए। महादेव की इस पवित्र भूमि में नदी के गीत को सुनिए, प्रकृति को अनुभव कीजिए, हवाओं के संगीत को सुनिए। कश्मीर के युवाओं के बीच में क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए यहाँ पर क्रिकेट की काफ़ी संभावनाएं हैं जहाँ पर युवा अपना भविष्य बना सकते हैं। क्रिकेट के माध्यम से भी कश्मीर में पूर्ण शांति लाई जा सकती है। सामने टनल के ऊपर काम करने वाले मजदूर दूर से काफ़ी छोटे चींटियों जैसे नज़र आ रहे हैं। इन श्रमिकों की मेहनत के कारण ही कश्मीर पूरी तरह से भारत से जुड़ रहा है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, जो कि कश्मीर की तरक्की के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बालटाल के मार्केट में आपको कश्मीर की खास लकड़ी से बने हुए बैट भी मिल जाएंगे। यहाँ पर क्रिकेट बैट की इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और यहीं से बाहर क्रिकेट के बैट एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। क्रिकेट बैट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो श्रीनगर में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी आपको कई सारी बैट की दुकानें दिखाई दे जाएंगी। कश्मीर आए और यहाँ के लोकल ड्राई फ्रूट नहीं देखे तो क्या देखा। यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं जहाँ पर अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, ये ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं। अखरोट मुख्यतः कश्मीर में ही उगाया जाता है और यहाँ पर 2 तरह की क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये है बालटाल का टेम्पररी बस स्टैंड, जहाँ से जम्मू श्रीनगर के लिए बसें जाती है। आपको बता दूं कि बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के बाद में जब आप बालटाल की तरफ नीचे उतरते हैं और जम्मू जाने का प्रयास करते हैं, तब आपको एक दिन पहले ही टिकट लेनी होती है और यहाँ से बसेस भी सुबह के 3-4 बजे ही निकलती है सिक्योरिटी रीजन से। बालटाल में आपको अखरोट, बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट अच्छी रेट में और सस्ती कीमत पर मिल जाएंगे। मार्केट में घूमने के बाद में जब हमें भूख लगी तब हमने रुख किया बाबा बर्फानी के प्रसादालय की तरफ। प्रसाद ग्रहण करने के बाद में हम निकल पड़े बालटाल के नाइट मार्केट की सैर करने के लिए। भक्तों के कारण मार्केट के गुलजार रहने के कारण रात भर यहाँ पर मार्केट चलते रहते हैं, जिससे लोकल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है।